नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। झारखंड के गुमला में पुल से गिरी तेज रफ्तार बाइक, 10वीं और 6ठी के 2 छात्रों की मौत। भारत मेरा एक हिस्सा, पद्म भूषण सौंपे जाने के बाद बोले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बताई जय श्री सिया राम की फिलॉसफी। भगवान राम से जुड़े 3 नारों का मतलब भी समझाया। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से पहले मलेशिया एयरलाइंस ने भारतीय गेंदबाजों को किया तंग, ट्वीट कर खोली पोल। आइए नजर डालते हैं खबरों के विस्तार से। झारखंड के गुमला जिला के रायडीह थाना क्षेत्र के डोबडी पुल पर अनियंत्रित बाइक से गिरने से 2 छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल नाबालिग बच्चों की मौत से इलाके में कोहराम मच गया है। दोनों बच्चों की पहचान 10वीं और छात्र ईशया तिर्की और राजकीय मध्य विद्यालय के 6ठी छात्र कक्षा के छात्र प्रकाश तिर्की के रूप में हुई है। दोनों फुलवारी टोली स्कूल के लिए जा रहे थे। हमें जानकारी मिल रही है कि दोनों बच्चे घर से बिना कुछ कहे बाइक लेकर रायडीह की ओर जा रहे थे। इस दौरान डुबडुबी पुल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और पुल के नीचे जा गिरी। इस घटना में ईशया तिर्की की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि प्रकाश तिर्की को स्थानीय लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों का परिवार गुमला के सरहुल नगर और फुलवार टोली में किराए के मकान में रहते थे। गूगल और अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वह हमेशा खुद को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जहां कहीं भी जाते हैं अपनी भारतीय पहचान के साथ लेकर जाते हैं। पिचाई ने यह बात भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजे जाने के अवसर पर कही। पिचाई ने कहा है कि भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहां कहीं भी जाता हूं इसे अपने साथ लेके जाता हूं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने प्रदान किया है। पिचाई को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनके परिवार के करीबी सदस्यों की उपस्थिति में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिचाई ने अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू से यह सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि मैं इस सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का हृदय से आभारी हूँ। भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं गूगल तथा भारत के बीच महान साझेदारी की जारी रखने का आशा करता हूँ, क्योंकि हम अधिक लोगों तक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में पहुंचे राहुल गांधी की जय श्री राम फिलॉसफी सामने आई है। राहुल गांधी ने आगर मालवा के मंच से राम के 3 नारों का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने इस दौरान आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहला नारा है हे राम। भगवान राम वे तपस्वी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी। राहुल बोले यात्रा में एक पंडित जी ने उनसे कहा कि गांधी जी हे राम कहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि राम जी जीने का तरीका है। भगवान राम एक व्यक्ति नहीं थे, वह जीने का एक तरीका था। दूसरा नारा जय सिया राम है। जय सिया राम का मतलब सीता और राम की एक ही है, इसलिए नारा है जय सिया राम। राम सीता के लिए लड़े थे। बकौल राहुल गांधी जब
हम सिया राम कहते हैं तो हम सीता जी को याद करते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि समाज में सीता की जगह होनी चाहिए, सब उनका आदर करते हैं और जय सिया राम, जय जय सीताराम करते रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने में महज एक दिन बचा हुआ है। दोनों टीमों के बीच 4 दिसंबर का पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया भी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इस बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों और बांग्लादेश पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दरअसल चाहर ने मलेशिया एयरलाइंस के साथ सफर करने का अनुभव साझा किया, जहां उन्होंने काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मलेशिया एयरलाइंस के साथ सफर करने का अनुभव काफी खराब रहा है। पहले उन्होंने हमें बिना जानकारी दिए हमारी फ्लाइट बदल दी। इसके अलावा विजिलेंस क्लास में खाना नहीं था। हम अब पिछले 24 घंटे से अपने सामान की इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास कल एक गेम है और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए यह सीरीज काफी अहम होगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ खिलाड़ियों को आराम भी दिया गया था। उत्तराखंड के अफसरशाही हावी रहने की खबर जब तब सुर्खियों बनती रहती, लेकिन जब पुलिस भी निशाने पर है। खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस बात की शिकायत की है कि जिलों के पुलिस अधिकारी बात सुनना तो दूर, कई बार फोन तक नहीं उठाते हैं। दरअसल जनता अपनी शिकायतों को लेकर विधायकों के पास जाती है, लेकिन जब विधायक ही खुद पीड़ित हो तो इसे क्या कहा जा सकता है। सत्तारूढ़ बीजेपी के एक दो नहीं, कई विधायक इस बात से परेशान है कि पब्लिक जब उनके पास आती है और उन्हें कई मामलों में जब एसएसपी या एसपी को फोन करना होता है तो पुलिस ऑफिसर उनका फोन नहीं उठाते या उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। विधायक खजान दास ने देहरादून एसएसपी की शिकायत की तो अन्य विधायकों को भी कुछ इसी तरह की शिकायतें हैं। खजान दास विधायक राजपुर ने कहा कि पुलिस के अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। राजकुमार पौड़ी विधायक पौड़ी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि हमने विधानसभा सेशन में ये मामला उठाया है। बिहार के बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने कहर भर पाया है। 4 नकाबपोश अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर सह नगर परिषद चुनाव में सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना जिले के नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। बताया जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी जिमी के साथ अपने कार्यालय पर बैठे थे। तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पहुंचे और आते ही नकाबपोश अपराधियों ने गोलियां की बौछार कर दी। फायरिंग की इस घटना में 4 गोलियां राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि एक गोली जिमी के पैर में लगी। गोलियों की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई और जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में ले गया गया, जहां चिंताजनक हाल में राजेश श्रीवास्तव और जिमी को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन जीएमसीएच पहुंचते ही राजेश की मौत हो गई, जबकि जिमी का इलाज अभी चल रहा है। श्रद्धा वालकर की अब उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला द्वारा दी गई भीषण हत्या का मामला अभी पूरी तरह से लोगों को दिलो दिमाग से उतरा भी नहीं है कि महाराष्ट्र के धुले में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर अपने लिव इन पार्टनर को इस हत्याकांड का उदाहरण देते हुए धमकी देने का आरोप लगाया है। अगर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं तो मैं तुम्हारे 70 टुकड़े कर दूंगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर को असरत सलीम मलिक ने अपने लिव इन पार्टनर को धमकी देने के लिए कथित तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। महिला के मुताबिक असरत सलीम मलिक ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार भी किया था और घटना के वीडियो क्लिप के साथ उसे ब्लैकमेल करता था। इसके बाद ही उसने मलिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। महिला ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि जब वह पहली बार असरत सलीम से मिली थी तो उसने दावा किया था कि उसका नाम हर्षल माली है। दोनों जुलाई 2021 में साथ रह रहे हैं। महिला पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी थी, लेकिन 2019 में एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। पूर्व पति से उसका एक 5 साल का बच्चा भी है। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने किडनी प्रत्यारोपण के लिए आज सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होंगे। इसी सिलसिले में लालू यादव के पुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सिंगापुर पहुंच रहे हैं। बता दें कि उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य अपनी किडनी दे रही है। आगामी 5 दिसंबर यानी सोमवार को लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जानकारी अनुसार तेजस्वी यादव सिंगापुर रवाना होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि लालू यादव को 3 दिसंबर को अस्पताल में एडमिट किया गया जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर को उनकी रोहिणी आचार्य को एडमिट किया जाएगा। सब कुछ दुरुस्त रहने पर 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी होगी। तेजस्वी ने बताया है कि मेजर ऑपरेशन है, इसलिए वे सिंगापुर में मौजूद रहेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कुडनी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया था। इसके बाद दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात की। तेजस्वी यादव ने कुडनी उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का दावा किया और भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ा झूठा पार्टी बताया है। अफगानिस्तान में सबसे तालिबान सत्ता में आया है, तब से गदर मचा हुआ है। देश की राजधानी काबुल एक बार फिर आत्मघाती हमले में दहल उठी है। इस बार निशाने पर थे पूर्व अफगान प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिमकतार। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। गुलबुद्दीन के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि वह इस हमले में बाल बचे हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार गुलबुद्दीन की इमारत की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्डों ने 2 हमलावरों को उसी समय मार गिराया जब वह एक मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी मस्जिद में हिमकत यार और उनके समर्थक शुक्रवार की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। हमला काबुल के दारुल अमान इलाके में हिमकत यार की बिल्डिंग पर हुआ। मालूम हो कि हिमकत यार हिफ्ज इस्लामी पार्टी के नेता है और अल जजीरा के मुताबिक बाद में पूर्व अफगान पीएम ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में संदेश में उन्होंने बताया कि हमलावरों ने महिलाओं के बुर्के पहने रखे थे और वह आत्मघाती हमलावर जो उन्हें मारने के इरादे से आए थे। हिमकत यार ने आगे कहा कि मैं अपने विदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ उन लोगों द्वारा एक असफल प्रयास किया गया जिन्होंने इसे कई बार किया है, लेकिन वह विफल रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान देकर एआईयूडीएफ यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल घिरते नजर आ रहे। सांसद बदरुद्दीन अजमल के हिंदू शादी से पहले 2-3 बीवियां रखते हैं वाले बयान की चोरों और आलोचना की हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बयान की निंदा की है और इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया है। वहीं भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि वह सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल जनसंख्या वृद्धि पर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि वो हिंदू 40 साल से पहले 2-3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते थे और 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता वहां कहाँ खत्म रहती है।
उनको मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18-20 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमान को हर जगह अलग-अलग करने की कोशिश कर रही है। सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मुसलमानों को भी मजबूत बनना चाहिए। इस बयान का वीडियो जमकर वायरल हुआ है और इसकी निंदा भी की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद की जानी मानी मानव रचना यूनिवर्सिटी पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह 8:30 बजे से लेकर देर रात तक चली कार्रवाई मानव रचना शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी विभाग की एक साथ हुई है। छापेमारी सुरक्षा की दृष्टि से ईडी विभाग अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों को लेकर आई। हालांकि इस दौरान ईडी विभाग की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लगभग 10 से 12 घंटों की छानबीन के बाद ईडी विभाग अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी लेकर गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने शहर के कई बड़े अस्पतालों में छापेमारी की, लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े शिक्षण संस्थान पर ईडी विभाग की छापेमारी हुई है, कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान भी इससे ईडी के निशाने पर अब आ गई है। मानव संरचना यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस पर सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे सोहन पाल का कहना है कि सुबह 8 बजे जब ड्यूटी पर आए थे, तब 8 से 10 लोगों की टीम गेट पर खड़ी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने जांच की बात कहकर ऑफिस के अंदर चले गए। तभी से वह अंदर जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामले में कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2016 के दौरान हुई सेना भर्ती रैली मामले में सीबीआई ने 40 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की शुरुआती जांच के सामने आया है कि इस भर्ती में रिश्वत देकर फर्जी दस्तावेज के जरिए 34 लोगों ने परीक्षा पास कर ली। यही नहीं, इनमें से 30 लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है और ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है। मामले में सेना भर्ती कार्यालय में तैनात रहे हवलदार गिरीश एनएच ने बिचौलिए के जरिए रिश्वत लेने की बात कबूल की है। वहीं अब सभी निवास प्रमाण पत्र हमीरपुर से जारी होने पर सीबीआई की टीम ने जिले में डेरा डाल रखा है और आज लेखपाल, ग्राम प्रधान और सभासदों को तलब किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे नोएडा, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, रायबरेली और बुलंदशहर के रहने वाले इन युवकों ने खुद को हमीरपुर का निवासी बताते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाए। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले इन 34 लोगों के साथ ही सेना के हवलदार, गिरीश एनएच 5 बिचौलिए और हमीरपुर के एसडीएम और तहसीलदार के कार्यालयों में तैनात रहे अज्ञात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अफगानिस्तान में आज सुबह सुबह धरती डोल उठी। अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज सुबह करीब 8 बजे 29 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिमिलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई 170 किलोमीटर थी। वहीं अफगानिस्तान में आए इस भूकंप में अब तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि भूकंप के झटके को लोगों ने अच्छे से महसूस किया और घर से बाहर निकलते देखे गए हैं। घर के सामान भी हिलते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर के आखिरी में इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में भूकंप आया था। इसमें कम से कम 271 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल भूकंप के झटके से अफगानिस्तान के लोग ऐसे वक्त में दशा में है जब कुछ रोज पहले ही अफगानिस्तान के धार्मिक विद्यालय में हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 छात्रों की मौत हो गई थी। उत्तरी समंगान प्रांत की राजधानी ऐबक में हुए इस बम धमाके में कई अन्य घायल भी हुए थे।
राजस्थान में उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोला बारूद से भरे भारतीय सेना के एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद उसमें रखे गोला बारूद के धमाके होने लगे। इसके कारण कई किलोमीटर दूर तक लोगों में दहशत फैल गई। आर्मी के इस ट्रक में ड्राइवर सहित 2 लोग मौजूद थे, लेकिन वे सुरक्षित बाहर निकल गए। ट्रक में भरे गोला बारूद में लगातार धमाके होने के चलते हाईवे जाम हो गया। करीबन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार यह घटना उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर गोंडा में हुई है। आग लगने के स्पष्ट कारण को सामने नहीं आ सका है, लेकिन आर्मी अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रक में आग लगी थी। पिंडवाड़ा की ओर से सेना के 5 वाहनों का काफिला उदयपुर आर्मी स्टेशन के लिए आ रहा था। इस दौरान एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आर्मी स्टेशन आ रहे इन ट्रकों में गोला बारूद रखा था। आग लगने के बाद एक कई विस्फोट हुए। उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। झारखंड की कोल नगरी धनबाद में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर पूरी चुनौती पुलिस को दे रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि थाने से कुछ दूरी पर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से भाग निकले हैं। ताजा मामला जब कतरास थाने से महज कुछ दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दिन दहाड़े दहशत फैलाई। वहीं काली मंदिर समीप मार्बल दुकानदार दिनेश भगत पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। इस घटना से मौके पर सनसनी फैल गई और गनीमत ये रही कि दुकानदार इस घटना में बाल-बाल बच गया। गोली जगह पर लगी नहीं, वरना अपराधियों का निशाना दुकानदार ही था। घटना की जानकारी पाकर कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट चुके। आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। आप देख रहे देश दुनिया की अब तक हमारे खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।